गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एनिमल जो पढ़ रहे थे वो कौन सा है हमारा एम्फीऑक्सिस। और एम्फीऑक्सिस के बारे में हमने उसके सामान्य शारीरिकी के बारे में यानी कि उसका जो आवास है उसका वर्गीकरण है वो देखा। फिर उसके पश्चात हमने उसमें कंकाल तंत्र तथा उसकी देह भित्ति किस प्रकार की होती है उसका हमने अध्ययन किया। उसमें पाचन तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है, आहार नाल किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आता है हमारा एम्फीऑक्सिस में उत्सर्जन। यानी कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, एम्फीऑक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा भी हम इसको कहते हैं में उत्सर्जन। अब जब हम ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें, पहला तो हमें पता होना चाहिए उत्सर्जन होता क्या है। तो जब हम उत्सर्जन की बात करते हैं तो उत्सर्जन वह क्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को देह से बाहर निष्कासित किया जाता है। यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है उन पदार्थों के एकत्रण की क्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन की क्रिया के लिए जो अगर हम जीव कहें, अलग अलग जीवों में उत्सर्जी पदार्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, तो उत्सर्जी पदार्थ भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अधिकांशतः जलीय जीव नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, कुछ यूरिया उत्सर्जित करते हैं, कुछ यूरिक एसिड करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ग्वानिन, जैंथीन, हाइपोजैंथीन, कबूतर की बात करें हाइपोजैंथीन, या हम कहें क्रिएटिन आदि पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। किस किस को, कि जो हम उत्सर्जन की बात करते हैं, उत्सर्जन यानी कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की क्रिया या उनके हम कहें एकत्रण की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और उसको उत्सर्जित करने वाली संरचना क्या कहलाएंगी, उत्सर्जी अंग कहलाएंगी। अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया के लिए क्या होते हैं, अलग अलग अंग या संरचना पाई जाती है। तो हम अगर बात करें जो जीव होते हैं उनमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उनके आवास पर निर्भर करता है कि अधिकांश जलीय जीव नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, वो करते हैं अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, या हम कहें क्रिएटिन, यूरिक एसिड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ग्वानिन है, हाइपोजैंथीन है, जैंथीन है, ये सारे पदार्थ क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्फीऑक्सिस की। तो अब एम्फीऑक्सिस में या हम कहें किसी भी जीव में उत्सर्जन की क्रिया के लिए क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। तो एम्फीऑक्सिस में उत्सर्जन की क्रिया के लिए जो अंग पाए जाते हैं उनमें कुछ संरचनाएं हैं, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी कि इनमें उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। इसके अलावा हैशटैग नेफ्रिडिया,
तथा कुछ रीनल पेपिला भी पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, उत्सर्जन का कार्य करती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं? हैस्टिक नेफ्रिडिया भी पाए जाते हैं और रीनल पेपिला भी पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, उत्सर्जन का कार्य करती हैं। अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया की। ये प्रोटोनेफ्रिडिया एम्फीऑक्सिस में लगभग 90 से लेकर 100 तक की संख्या में सहखंडीय, कैसे सहखंडीय, क्योंकि इनकी स्थिति कहाँ पाई जाती है? जो एम्फीऑक्सिस है उसमें क्या पाए जाते हैं? मायोटोम्स, आदि पेशी खंड या क्या पाए जाते हैं? मायोटोम्स पाए जाते हैं। उन मायोटोम्स के कारण एम्फीऑक्सिस का शरीर कैसा लगता है? खंडों में बना हुआ लगता है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? उत्सर्जी अंग के रूप में प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। जनरली अगर हम बात करें, इनको जो प्रोटोनेफ्रिडिया हैं, इनको जो कशेरुक जीवों में प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं उनके समजात माना जाता था, लेकिन ये उनसे भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि कशेरुक जीवों में जो उत्सर्जी अंग बनते हैं, कशेरुक जीवों में उत्सर्जी अंग जो बनते हैं उनका उद्भव किससे होता है? मीजोडर्म से। जैसे अगर हम बात करें कि क्या पाई जाती है उत्सर्जी अंग के रूप में? किडनी पाई जाती है। तो किडनी का उद्भव कैसा होता है? वो मीजोडर्म से उद्भव संरचना होती है। लेकिन एम्फीऑक्सिस में जो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं इनका उद्भव कैसा है? एंडोडर्मल है। तो इनका उद्भव एंडोडर्मल होने की वजह से, ठीक है, सॉरी एक्टोडर्मल है इनका उद्भव, तो इनका उद्भव कैसा है? एक्टोडर्मल होने की वजह से सामान्यतः किडनी का उद्भव कैसा होता है? मीजोडर्म के द्वारा। लेकिन एम्फीऑक्सिस में जो प्रोटोनेफ्रिडिया है उनका उद्भव किसके द्वारा है? एक्टोडर्म से उद्भव इनका है। इसलिए ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये किसके समान संबंधता रखते हैं? ये रखते हैं, जैसे अगर हम कहें चपटे कृमि या एनेलिडा वर्ग के जो जीव होते थे उनमें जो उत्सर्जी संरचनाएं पाई जाती थी उनके समान समानता रखते हैं। यदि हम उद्विकास के अनुसार इनको देखें तो ये किसके समान रखते हैं? उद्विकासीय समानता चपटे कृमि या एनेलिडा जीवों के साथ समानता रखते हैं। ठीक है, अब पाए कहाँ जाते हैं? तो प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं? ग्रसनी की भित्ति में। ठीक है, ग्रसनीय क्षेत्र में। अगर हम ग्रसनी की बात करें तो जो ग्रसनीय होती है उस ग्रसनी की भित्ति में ये नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये हमने जो डायग्राम बनाया है वो हम कह सकते हैं किसका डायग्राम है? ये है ग्रसनी की भित्ति में नेफ्रिडिया की स्थिति। ठीक है, कहाँ मिलते हैं नेफ्रिडिया? नेफ्रिडिया पाए जाते हैं ग्रसनी की भित्ति में।
अब ग्रसनी में हमने देखा था क्या मिलती हैं ग्रसनी में, गिल दरारें। तो ये क्या हो गए, ये गिल दरार है, ये गिल दरार है और दो गिल दरारों के मध्य क्या पाई जाती है, इन गिल दरारों के मध्य प्राथमिक और द्वितीयक गिल छड़ पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? कहाँ मिल रहे हैं ये नेफ्रीडिया? ये नेफ्रीडिया जो ग्रसनी की भित्ति होती है, फेरेंजियल जो वॉल है, उस ग्रसनी की भित्ति में गिल दरारों के मध्य ये उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ जब हम इनकी बात करते हैं तो ये ग्रसनी की भित्ति में, ये अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये दोनों क्या बनाए मैंने, प्रोटोनेफ्रीडिया बनाए हैं। दोनों ही क्या है, ये प्रोटोनेफ्रीडिया। कहाँ, जो गिल दरार है वहाँ पाए जाते हैं। अब इन जो प्रोटोनेफ्रीडिया है उसकी दो भुजाएं हैं। इस प्रोटोनेफ्रीडिया की क्या है, ये पूरी संरचना क्या होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया है। तो इस प्रोटोनेफ्रीडिया की क्या होती हैं, दो भुजाएं। एक भुजा तो है ये, तो ये जो भुजा होती है इसको हम कहते हैं क्षैतिज भुजा। ये भुजा को, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये होती है क्षैतिज भुजा। और जो दूसरी भुजा है, या हम कहें इस वाली भुजा को हम कहते हैं अनुलंब भुजा। प्रोटोनेफ्रीडिया की जो हम कहें दो भुजाएं निकलती हैं, एक तो क्या होती है, क्षैतिज भुजा कहलाती है और दूसरी क्या कहलाती है, अनुलंब भुजा कहलाती है। जो क्षैतिज भुजा है, ये क्षैतिज भुजा कहाँ खुलती है, ये खुलती है प्राथमिक गिलबार में। क्षैतिज भुजा कहाँ खुलती है, प्राथमिक गिलबार की गुहा में खुलती है। जो प्राथमिक गिलबार होती है उसकी गुहा में कौन सी खुल रही है, क्षैतिज भुजा खुलती है। लेकिन क्षैतिज भुजा वाली जो नाल होती है ये क्या होती है, दूसरे सिरे से बंद होती है। नेफ्रीडिया फोर में क्या होगी कि दो भुजाएं निकल रही हैं, कहाँ पाई जा रही हैं, गिल दरारों के मध्य। गिल दरारों के मध्य एक क्या निकलती है, क्षैतिज भुजा और दूसरी निकलती है अनुलंब भुजा। जो क्षैतिज भुजा है उसकी जो हम कहें आखिरी हिस्सा कहाँ खुलता है, प्राथमिक गिलबार की गुहा में खुलता है। लेकिन ये अंतस्थ सिरे से कैसा होता है, बंद होता है। अब अगर हम बात करें अनुलंब भुजा, तो जो अनुलंब भुजा है ये खुलती है द्वितीयक गिलबार में। जो द्वितीयक गिलबार की गुहा है वहाँ पर ये खुलती है और क्या करती है, ये अपने दूरस्थ सिरे से खुली हुई होती है। इसका जो अंतिम सिरा है वो है खुला हुआ। ये प्राथमिक गिलबार का जो सिरा होता है, यानी कि क्षैतिज भुजा का सिरा जो किसमें खुलता है, प्राथमिक गिलबार में खुलता है, वो तो बंद है। लेकिन क्षैतिज भुजा का जो सिरा होता है वो दूरस्थ सिरे से खुला होता है। और इसके ऊपर यानी कि नेफ्रीडिया के ऊपर क्या होती है, लंबी नलिका का संरचना के रूप में क्या लगे होते हैं, सोलेनोसाइट या ज्वाला कोशिका। क्या लगी होती हैं, सोलेनोसाइट या ज्वाला कोशिका लगी होती है। अब मैं अगर इस चित्र की बात करूं तो ये क्या करता है, एक तरीके से नेफ्रीडिया की संरचना को जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम में बताया है, ये तो मैंने कहाँ बताए हैं, इनकी स्थिति बताई है, कहाँ पाई जाती हैं नेफ्रीडिया, कहाँ
ग्रसनी की भित्ति में गिल दरारों के मध्य पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 90 से लेकर 100 तक नेफ्रीडिया ग्रसनीय भित्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पहले वो डायग्राम हटा देते हैं। देखिए, फिर से हम देखते हैं ये किसका डायग्राम है। एक तरीके से ये हो गया हमारा प्रोटोनेफ्रीडिया का चित्र। अब ये क्या है? ये है प्राथमिक और द्वितीयक छड़े, गिल छड़े। ठीक है, ये क्या हो गई? प्राथमिक छड़ हो गई। ये इनके मध्य क्या हो गई? द्वितीयक छड़ हो गई। और ये जो गुहा है ये किसकी हो जाती है? गिल दरार होते हैं। इसमें ये क्या पाए जा रहे हैं? ये अगर हम पूरा डायग्राम देखें तो ये पूरा डायग्राम किसका है? ये है आपका प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, अब इस प्रोटोनेफ्रीडिया की हमने बात करी कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो कहाँ पाए जाते हैं? ग्रसनी की भित्ति में, प्राथमिक और जो द्वितीयक छड़ होती है उसके मध्य में पाए जाते हैं, गिल दरारों के मध्य। इसमें जो नेफ्रीडिया होते हैं इसकी दो भुजाएं, तो ये कौन सी वाली हो गई? क्षैतिज भुजा। और ये कौन सी होती है? ये है अनुलंब भुजा। जो क्षैतिज भुजा है उसका अंतस्थ सिरा क्या होता है? बंद है, जबकि जो अनुलंब भुजा है उसका अंतस्थ सिरा खुला होता है। तो ये अंतस्थ सिरे के द्वारा कहाँ खुलते हैं? गिल छिद्र में। भाई गिल छिद्रों में खुलेगी, गिल स्लिट्स हैं। गिल स्लिट्स के मध्य यानी कि गिल दरारों के मध्य ये पाए जा रहे हैं। अब गिल दरार कहाँ खुलते हैं? गिल दरार खुलते हैं एट्रियम में। तो ये क्या कर रही हैं? ये नेफ्रीडिया ग्रसनी की भित्तीय क्षेत्र से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एकत्रित करके कहाँ डालते हैं? एट्रियम में डालते हैं। और एट्रियम के बाहर क्या पाया जाता है? एट्रियोपोर। यानी कि एट्रियम में आए हुए पदार्थ किसके माध्यम से? एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निष्कासित किए जाते हैं। जब हमने आहार नाल पढ़ी थी तब हमने कहा था कि जब मुख के द्वारा जल अंदर आता है ग्रसनी में, तो जो गिल दरारें हैं उनसे पानी छनकर कहाँ जाता है? पानी जाता है एट्रियम में। तो पानी के साथ ही क्या चले जाते हैं? ये अपशिष्ट पदार्थ भी निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अब इनमें ये तो हमने संरचना की बात करी। अब प्रोटोनेफ्रीडिया में इन अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने के लिए जो संरचना पाई जाती है उसको हम कहते हैं सोलेनोसाइट, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिका। एक प्रोटोनेफ्रीडिया में, ठीक है, एक प्रोटोनेफ्रीडिया में कम से कम या हम कहें लगभग 500 तक सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं। जो एक प्रोटोनेफ्रीडिया है उसमें कितनी? 500 तक क्या पाई जा रही हैं? सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं। कितनी मिल रही हैं? 500 सोलेनोसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। जो नेफ्रीडिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया,
एम्फिऑक्सिस में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं इनका उद्भव कैसा है, ये एक्टोडर्म से उद्भव होते हैं, इसलिए इन्हें किसके समान चपटे कृमियों या एनेलिडा जीवों में जो उत्सर्जी संरचनाएं पाई जाती हैं उनके समान माना जाता है। इन्हें कशेरुक जीवों के समान उत्सर्जी अंग इसलिए नहीं मानते क्योंकि इनका उद्भव किससे नहीं है, मीजोडर्म से नहीं है, किससे है, एक्टोडर्म से। कहाँ पाए जा रहे हैं, ग्रसनी की भित्ति में गिल दरारों के मध्य ये प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 90 से लेकर 100 तक ये प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। गिल दरारों के मध्य जब हम प्रोटोनेफ्रिडिया की संरचना की बात करते हैं तो प्रोटोनेफ्रिडिया में 2 भुजा निकली होती हैं। एक भुजा कहलाती है क्षैतिज भुजा जो दूरस्थ सिरे से बंद होती है, दूसरी भुजा कहलाती है अनुलंब भुजा जो कि क्या होती है, खुली होती है। तो इसका जो खुला भाग होता है इसको हम क्या कह सकते हैं, नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर, ये नेफ्रिडियोपोर कहाँ खुल रहा है, एक तरीके से गिल दरार के द्वारा एट्रियम गुहा में खुलता है जो कि एट्रियल छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। इसके अलावा इस प्रोटोनेफ्रिडिया पर लगभग 500 के आसपास क्या लगी होती है, घुंडी के समान संरचना लगी होती हैं जिन्हें हम सोलेनोसाइट या ज्वाला कोशिका कहते हैं। ये सोलेनोसाइट या ज्वाला कोशिकाएं किसमें, जो सिलोम है यानी कि देह गुहा के द्रव में डूबी रहती हैं और अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। अगर हम किसका, सोलेनोसाइट का अगर हम डायग्राम देखते हैं कैसा होता है, ज्वाला कोशिका के डायग्राम की बात करें तो क्या होता है, ये घुंडीनुमा संरचना है यानी कि ऊपर की ओर गोल फूला हुआ भाग होता है और क्या होता है, नीचे की ओर मध्य भाग होता है जिसमें क्या होता है, एक पक्षमाभ लगा होता है। पक्षमाभ या हम कह सकते हैं कोई नलिका होती है और बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। क्या होती हैं ये, किसमें, सिलोमिक द्रव में डूबी हुई रहती है। जो इनका पक्षमाभ होता है ये कैसा है, कंपनशील, यानी कि ये सिलोमिक द्रव में डूबी रहती हैं और क्या करती हैं, कंपन करती है, ठीक है, वाइब्रेट होती है। और वाइब्रेट होने की वजह से ये क्या कर रही हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो इसके द्वारा, इस कंपन के माध्यम से इस नाल के द्वारा कहाँ खुलते हैं, किस में आ जाते हैं। पहले तो ये किस में खुलेंगे, इसकी खुद की नाल में। जैसे अगर हम बात करें ये बहुत सारी सोलेनोसाइट्स हैं तो सोलेनोसाइट, ये सारी की सारी सोलेनोसाइट्स में क्या होंगी, कशाब होगा, कशाब में स्पंदन होगा। तो सारा का सारा एकत्रित द्रव पहले तो किसके, इस ज्वाला कोशिका की नाल में एकत्रित किया जाता है। फिर सारी जो सोलेनोसाइट्स हैं उनसे अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होकर कहाँ डाला जाता है, नेफ्रिडियोपोर या हम कहें नेफ्रिडिया की नाल में डाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें क्या करती हैं, उत्सर्जन का कार्य करती हैं। क्या कौन कर रहा है, प्रमुख रूप से ज्वाला कोशिकाएं करती हैं कि नेफ्रिडियोपोर पर क्या लगी होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं लगी होती हैं जो कि किसमें, सिलोमिक द्रव में डूबी रहती हैं। ज्वाला कोशिका में ऊपर की ओर फूला घुंडीनुमा भाग होता है
और नीचे की क्या होती है, नलिका। फूले घुंडीनुमा भाग में बड़ा केंद्रक पाया जाता है और जो नलिका होती है उसमें कंपनशील पक्षमाप पाया जाता है। तो ये कंपनशील जो पक्षमाप है लगातार तरंग उत्पन्न करता रहता है और उस तरंगित गति के द्वारा विसरण की क्रिया से तरंगित गति के द्वारा विसरण की क्रिया से क्या होते हैं, अपशिष्ट या नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित करके कहाँ डाले जाते हैं, सोलेनोसाइट की गुहा में डाले जाते हैं। सारी सोलेनोसाइट्स की गुहाएं अपने उत्सर्जी पदार्थ को किसमें, नेफ्रिडियो, जो प्रोटोनेफ्रिडिया है उसकी गुहा में डालती हैं। अब प्रोटोनेफ्रिडियो की गुहा जो होती है वो नेफ्रिडियोपोर के द्वारा कहाँ, द्वितीय गिल स्लिट्स के मध्य खुलती है, या द्वितीय गिल स्लिट्स या द्वितीय गिल छड़ के द्वारा कहाँ खुलती है, एट्रियम में खुलती है और एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निष्कासित की जाती है। ये किसकी बात करी हमने, प्रोटोनेफ्रिडिया की। अब दूसरी संरचना आती है हैस्टेक नेफ्रिडिया। अगर हम ये हमने किसकी बात करी, प्रोटोनेफ्रिडिया की। प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया ही पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और संरचनाएं भी हैं जो कि उत्सर्जन में काम करती हैं। उसमें कौन सी आती है, हैस्टेक नेफ्रिडिया और रीनल पेपिला। नेक्स्ट जो संरचना आती है ये क्या है, हैस्टेक नेफ्रिडिया, या इनको हम कहते हैं हैस्टेक नेफ्रिडियम। कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ एक रफली डायग्राम हमने बनाया है। हमने देखा था ब्रैंकियोस्ट्रोमा में ये क्या है, इसकी नोटोकोड है जो कि कहाँ तक, रोस्ट्रम तक जाती है। ठीक है, ये क्या हो गई, नोटोकोड हो गई। नोटोकोड के नीचे क्या पाई जाती है, आहार नल। अब इसमें ये क्या था, इसका प्रॉथ या रोस्ट्रम। इसके बाहर ये संरचना क्या पाई जाती है, मुख छद, जिसपे क्या लगी होती है, मुख सिराई। ठीक है, तो इसके बाद यहां से मुख जिस संरचना में खुलता है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का आता बकल कैविटी या वेस्टिब्यूल। और उस वेस्टिब्यूल में हमने एक संरचना बनाई थी कि वेस्टिब्यूल में कुछ उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। इनको हमने क्या कहा था, व्हीलर अंग या मूलर के अंग। और साथ के साथ हमने यहाँ पर क्या बनाया था, हैशचेक गर्त बनाया था। आप आहारनाल वाला जब डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा यहाँ क्या बनाया था, हैशचेक गर्त बनाया था। उस हैशचेक गर्त वाले स्थान पर ही क्या पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हैशचेक नेफ्रिडियम कहते हैं, जो कि पंक्तिनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो हमने बनाए ये क्या है, हैशचेक नेफ्रिडियम, जो कि क्या करते हैं, इनमें उत्सर्जी अंग के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, किसके समान है, ये भी प्रोटोनेफ्रिडिया के समान संरचना होती है। किसके समान है, प्रोटोनेफ्रिडिया के समान। अर्थात इसमें भी क्या होता है, जैसे इसमें था प्रोटोनेफ्रिडिया में क्या थी, ज्वाला कोशिकाएं, तो ये भी तो इसी के समान है। तो इसमें भी क्या होती हैं,
ज्वाला कोशिका। स्थिति आपको समझ में आई? कहाँ मिलते हैं? एक तरीके से हम कहें ग्रसनी के विलंब भाग से पहले। ग्रसनी से पहले क्या मिल रहा था? विलंब। विलंब से पहले वाले क्षेत्र में वेस्टिब्यूल में हमने क्या देखा था? हैशचेक गर्त था। उस हैशचेक गर्त वाले क्षेत्र में क्रमबद्ध या हम कहें पंक्ति के रूप में क्या पाए जाते हैं? हैशचेक नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ये नेफ्रीडिया में भी क्या होती हैं? ज्वाला कोशिकाएं होती हैं और किसमें डूबी होती हैं? सिलोमी द्रव में डूबी होती है। और क्या होती हैं? इसके चारों ओर रक्त नलिकाओं का जाल होता है। तो सिलोमिक द्रव में डूबी हुई ये नलिकाएं क्या करती हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। अब हमने देखा था कि ये जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र कहाँ खुलेगा? ये आगे एट्रियम गुहा में खुलता है। तो एक तरीके से ये भी क्या कर रहा है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को एट्रियम गुहा में डालने का ही कार्य करता है। नेक्स्ट यदि हम संरचना की बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है रीनल पेपिला। कौन सी संरचना है? रीनल पेपिला। जो रीनल पेपिला है ये पाई जाती है एट्रियम गुहा में। जो एट्रियम की गुहा होती है उसमें भी कुछ उत्सर्जी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रीनल पेपिला या वक्र पेपिला कहते हैं। कहाँ मिल रही हैं? कि जो एट्रियम है, एट्रियम में भी कुछ विशेष प्रकार की उत्सर्जी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम रीनल पेपिला या वक्र पेपिला कहते हैं। ये वक्र पेपिला क्या करती हैं? ये उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन का कार्य करती है। ये संरचनाएं कहाँ पर? ये संरचनाएं एक तरीके से धब्बे के रूप में पाई जाती हैं। यानी कि एट्रियम गुहा है, एट्रियम गुहा का फर्श है, तो उस फर्श में धब्बे रूपी संरचना के रूप में क्या पाए जाती हैं? रीनल पेपिला पाए जाते हैं। ये रीनल पेपिला क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करते हैं। अब एट्रियम में मिल रहे हैं तो एट्रियम गुहा किस में खुलती है? एट्रियोपोर में खुलती है और एट्रियोपोर के द्वारा ये क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें एम्फीऑक्सिस में 3 अलग अलग संरचनाएं हैं जो कि क्या करती हैं? उत्सर्जन का कार्य करती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं? जैसे पहली बात करें प्रोटोनेफ्रीडिया, दूसरी होती है हैशचेक नेफ्रीडिया, तीसरी होती है रीनल पेपिला। प्रमुख उत्सर्जी संरचना के रूप में प्रोटोनेफ्रीडिया है जो कि कहाँ पाई जाती हैं? ग्रसनीय भित्ति में। हैशचेक नेफ्रीडिया कहाँ पाए जा रहे हैं? वेस्टिब्यूल क्षेत्र में ऊपर की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आहार नाल में ग्रसनी के पृष्ठ सतह की ओर ये नेफ्रीडिया पाए जाते हैं क्रमबद्ध पंक्तिनुमा संरचना के रूप में। फिर बात करें रीनल पेपिला की, तो रीनल पेपिला कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जा रहे हैं एट्रियम की फर्श पर धब्बे नुमा संरचना के रूप में। तो इस तरीके से ये अलग अलग संरचनाएं जो कि एम्फीऑक्सिस में क्या करती हैं? उत्सर्जन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।